अवधारणाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संप्रभुता का, फिर कानून का, फिर स्वतंत्रता का, फिर अधिकार एवं समानता के सिद्धांत का, फिर न्याय के सिद्धांत का और सबसे अंत में अध्ययन करेंगे विधि के शासन के सिद्धांत की। और फिर लास्ट में हम इन विभिन्न राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को वन लाइनर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो इन विभिन्न राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में आप अध्ययन नहीं कर पाएंगे और आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे विभिन्न राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में। तो सबसे पहले जिस अवधारणा का हमें अध्ययन करना है वह है संप्रभुता। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर संप्रभुता की अवधारणा से। डियर फ्रेंड्स, संप्रभुता शब्द अंग्रेजी भाषा के सॉवरेंटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के दो शब्दों से सुपर तथा एनस शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है परम। अब संप्रभुता के ऐतिहासिक विकास के क्रम में हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो 16वीं शताब्दी में मैकियावेली ने राजनीति को धर्म से अलग करने की वकालत की थी। 16वीं शताब्दी में बोंदा ने, 17वीं शताब्दी में हाब्स ने, 18वीं शताब्दी में रूसो ने और 19वीं शताब्दी में ऑस्टिन ने सिद्धांत को बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया। प्रायः ऐसा माना जाता है कि सिद्धांत का उद्भव 16वीं शताब्दी में हुआ, क्योंकि संप्रभुता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बोंदा ने किया था, अर्थात संप्रभुता का निरूपण सर्वप्रथम बोंदा द्वारा किया गया। संप्रभुता शब्द जो बोंदा द्वारा प्रयोग किया गया था, यह एक आधुनिक अवधारणा है। अब संप्रभुता की सर्वविदित परिभाषा के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि संप्रभुता की जो परिभाषाएं सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं। तो पहली परिभाषा जीन बोधा की प्रमुख मानी जाती है। उनके अनुसार संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसे कानून द्वारा बाधित या सीमित नहीं किया जा सकता। एक अन्य विद्वान ग्रोसियस के अनुसार संप्रभुता वह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कृत्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते तथा जिसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सके। तो ये दोनों परिभाषाएं सर्वप्रमुख परिभाषा संप्रभुता की मानी जाती हैं। एक अन्य परिभाषा है बिलोवी के अनुसार कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ये परिभाषाएं जो हैं वो मुख्य परिभाषा संप्रभुता की मानी जाती हैं। अब संप्रभुता के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ऑस्टिन की पुस्तक है लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस, वाद्य संप्रभुता का प्रतिपादन किया था ग्रोसियस ने। स्थानीय नियम को निर्मित करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना संप्रभुता कहलाता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय विधि के जनक ग्रोसियस को हम संप्रभुता के लक्षण या विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, संप्रभुता के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, निरंकुश या असीमित, यानी संप्रभुता को कानून द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। दूसरा, सर्वव्यापकता, यानी राज्य के अंदर सब कुछ संप्रभु के अधीन होता है। तीसरा, मौलिकता, यानी संप्रभुता किसी अन्य सत्ता द्वारा प्रदत्त नहीं होता है। चौथा, स्थायित्व, यानी संप्रभुता स्थायी होती है। यह गुण संप्रभुता से अलग कर पाना संभव नहीं है। पांचवा, अदेयता, यानी संप्रभुता एक वृक्ष के समान है, एक पेड़ के समान है, जो अपने विकास के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार में नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उसका स्वयं ही अंत हो जाएगा। छठा है अनन्यता, यानी इनके जैसे राज्य में और कोई सत्ता नहीं हो सकती है। सातवां है अविभाज्यता, यानी इसका तात्पर्य यह है कि संप्रभुता का विभाजन संभव नहीं है, क्योंकि संप्रभुता एक राज्य में एक ही होती है। तो ये थी संप्रभुता की लक्षण या विशेषताएं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। संप्रभुता जैसे क्वेश्चन पूछ देगा और उसमें एक ऑप्शन दे देगा, 3 डिफरेंट ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन दे देगा संप्रभुता की विशेषताओं के बारे में। तो आपको उन 4 ऑप्शन में से चूज करना होगा संप्रभुता की विशेषताएं। तो ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आपको संप्रभुता के लक्षण और विशेषताओं के बारे में पूरा ज्ञान हो। आप लोग चाहें तो वीडियो को रोक करके संप्रभुता की विशेषताओं को नोट डाउन भी कर सकते हैं।
अब हम संप्रभुता के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कर लेंगे, क्योंकि इनका अध्ययन करना भी अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वास्तविक या नाम मात्र की संप्रभुता की। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार की संप्रभुता का प्रयोग उस राज्य या राजतंत्र या शासन के लिए किया जाता है जो किसी समय वास्तव में संप्रभु था, किंतु अब वह संप्रभु नहीं है। और इस प्रकार का शासक संप्रभु का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि शासन की समस्त शक्तियाँ या समस्त कार्य उसके नाम से किए जाते हैं तथा संविधान द्वारा उसको कार्यपालिका संबंधी समस्त अधिकार भी मिले होते हैं, लेकिन उसकी समस्त शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। शक्तियों का इस प्रकार का बंटवारा संसदात्मक शासन का गुण होता है। इंग्लैंड तथा भारत इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं, जहां वास्तविक या नाम मात्र की संप्रभुता पाई जाती है। संप्रभुता का एक अन्य प्रकार है वैधानिक संप्रभुता। तो डियर फ्रेंड्स, वैधानिक संप्रभुता उस सत्ता को कहा जाता है जिसको राज्य के लिए विधि निर्माण करने का सर्वोच्च अधिकार होता है और उसके आदेश विधि के समान मान्य होते हैं। वर्तमान समय में इंग्लैंड की संसद वैधानिक संप्रभुता का सर्वोत्तम उदाहरण है। अब चर्चा कर लेते हैं संप्रभुता के एक अन्य प्रकार राजनीतिक संप्रभुता की। राजनीतिक संप्रभुता कानून द्वारा ज्ञात नहीं होता, यह अनिश्चित भी होता है और असंगठित भी। साधारणतः एक देश के मतदाता समूह को राजनीतिक संप्रभुता कहा जा सकता है, जो वैधानिक संप्रभु के पीछे निहित होते हैं। विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर सर्वप्रथम डायसी ने किया था और यह कहा था कि विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में टकराहट होती है तो विधिक संप्रभुता को झुकना पड़ता है। तो ये आप लोग पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा कि विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में सर्वप्रथम अंतर किसने किया था। तो ये अंतर किया था सर्वप्रथम डायसी ने। अब चर्चा कर लेते हैं लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत की। तो इस मत के अनुसार अंतिम संप्रभुता जनता में निहित होती है। वैसे इस धारणा का मुख्य प्रतिपादक रूसो है, जिसने सामान्य इच्छा में ही लोक संप्रभुता को माना है। 19वीं सदी में जनमत के विकास के साथ साथ लोक संप्रभुता के सिद्धांत को भी लोकप्रियता मिली। ब्राइस ने कहा है कि आधुनिक युग में लोक संप्रभुता लोकतंत्र का आधार और पर्याय बन चुका है। अब वैधानिक और वास्तविक संप्रभुता की चर्चा कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वैधानिक संप्रभुता विधान की दृष्टि से सर्वोच्च सत्ता है तथा राज्य में समस्त विधियां इसी के नाम से कार्यान्वित की जाती हैं, जबकि वास्तविक प्रसत्ता वह है जिसके आदेशों का लोग वास्तव में हृदय से पालन करते हैं, चाहे वह वैधानिक हो या नहीं। उसके आदेशों का पालन लोग भौतिक या धार्मिक प्रभाव, करिश्माई व्यक्तित्व के कारण करते हैं, जबकि उसको कोई वास्तविक वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है। देखिए, वैधानिक प्रभुसत्ता संप्रभुता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हॉब्स थे। राजनीतिक संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक लॉक थे और लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक थे रूसो। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि वैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हॉब्स ने, राजनीतिक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था लॉक ने और लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था रूसो ने। इन तीनों विचारकों के संपूर्ण विचारों का मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके हॉब्स, लॉक और रूसो के वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। और ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता राज्य की परिपूर्णता है जो रोमन साम्राज्य में आया था और इनका कहना था कि विधि संप्रभुता का आदेश है। ये ऑस्टिन का कथन है। इसके अतिरिक्त हेनरी मैन ने कहा था कि संप्रभुता निश्चित एवं मानक श्रेष्ठ में नहीं रह सकती है। अब एकलवादी संप्रभुता के सिद्धांत की चर्चा कर लेंगे कि संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, संप्रभुता की एकलवादी धारणा क्या है? तो सर्वोच्च संप्रभुता संपन्न राज्य का सिद्धांत ही प्रभुसत्ता की एकलवादी धारणा कहलाता है। डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा के अनुसार संप्रभुता संपन्न राज्य का सिद्धांत ही एकत्ववाद कहलाता है, क्योंकि इसकी मान्यता है कि प्रत्येक स्वतंत्र देश में एक ही सत्ता, राज्य की सत्ता सर्वप्रधान होती है और अन्य सभी व्यक्ति व समुदाय उसके अधीन होते हैं। तो एकलवादी सत्ता का सिद्धांत यह कहता है कि जो सर्वोच्च संप्रभुता संपन्न राज्य है उसकी जो प्रभुसत्ता है वही संप्रभुता का एकलवादी धारणा है या संप्रभुता की एकलवादी धारणा है, जिसकी मान्यता यह है कि प्रत्येक स्वतंत्र देश में एक ही सत्ता,
जो प्रत्येक स्वतंत्र देश के पास जो उसकी अपनी एक ही सत्ता होती है, वही राज्य की वही सत्ता सर्वप्रधान होती है। और ये जो सत्ता होती है वह अन्य सभी व्यक्तियों से स्वतंत्र होती है। और जो उस देश के नागरिक होते हैं और अन्य सभी समुदाय, उस देश के समस्त व्यक्ति और उस देश के समस्त समुदाय उस संप्रभुता के एकमात्र उसी संप्रभुता के अधीन होते हैं। तो इसे ही एकलवादी संप्रभुता का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें जो एक ही संप्रभुता जो संप्रभुता रहती है एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित रहती है और उसी के द्वारा संपूर्ण शासन का संचालन किया जाता है। और उस देश में निवास करने वाले समस्त नागरिक तथा उस देश के समस्त समुदाय एवं संस्थाएं उसी एकमात्र संप्रभुता के अधीन रहकर उसके आदेशों का पालन करती हैं। तो इसे संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत कहते हैं। संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे बोंदा, हाब्स, रूसो, ऑस्टिन, बेंथम, ब्राइस, हीगल आदि। तो रूसो ने क्या कहा था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो लेक्चर में बता दिया है कि रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हाब्स ने वैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लॉक ने राजनीतिक संप्रभुता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और ऑस्टिन क्या कहता था कि ऑस्टिन यह कहता था कि विधि संप्रभु का आदेश होती है। तो ये था संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत। अब संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की चर्चा कर लेते हैं। संप्रभुता की बहुलवादी धारणा क्या है। तो राजनीतिक बहुलवाद को संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत पर प्रहार कहा जा सकता है। बहुलवाद का उदय एकलवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। राज्य की एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत में अपने भौगोलिक क्षेत्र की सीमा में सर्वोच्च मानी जाती है तथा बाहरी रूप से राज्य की ऐसी सत्ता किसी भी अन्य सत्ता के अधीन नहीं होती है। बहुलवादियों का राज्य संबंधी विचार एक ऐसे राज्य संगठन की वकालत करता है जो शक्ति का स्रोत न होकर सेवा का साधन हो। बहुलवादी मानते हैं, बहुलवादियों का जो संप्रभुता संबंधी सिद्धांत है वह यह कहता है कि राज्य सर्वोच्च सत्ता नहीं है और इसमें शक्ति का केंद्र किसी एक व्यक्ति में केंद्रित नहीं है। और ये जो बहुलवादी संप्रभुता की धारणा थी वह शक्ति की स्रोत की धारणा नहीं थी, वरन ये सेवा की साधना थी, जिसमें विभिन्न संघों पर नियंत्रण करने का अधिकार तो बहुत दूर, उसके मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। ऐसे राज्य की सत्ता निरंकुश नहीं होती। उनका मानना था कि जो संप्रभुता की एकलवादी धारणा है वो निरंकुशता की भावना पर आधारित होती थी, जबकि बहुलवादी जो संप्रभुता है वो संप्रभुता को कानून का स्रोत नहीं समझते हैं। और जो बहुलवादी संप्रभुता के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं उसके अंतर्गत जो शक्तियाँ हैं वो विभिन्न संघों में बटी होती हैं। तो संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जर्मन विचारक ऑटो वान गियरके ने किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, तो ऑटो वान गियरके ने। इनका पूरा नाम है ऑटो वान गियरके। तथा उसके बाद ब्रिटिश विद्वान मैटलैंड ने किया था। अतः गियरके को बहुलवाद का पिता या जनक भी कहा जाता है। बहुलवाद की मान्यता है कि जितना राज्य महत्वपूर्ण है उतना ही अन्य संगठन भी महत्वपूर्ण हैं। बहुलवादी जनतंत्र के अंतर्गत व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के प्रमुख समर्थक थे GDH कोल। ये क्वेश्चन भी आता है कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के समर्थक कौन थे, तो GDH कोल थे। अब बहुलवादी जो विचारक है, प्रमुख बहुलवादी विचारक हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो गियरके, मैटलैंड, लास्की, बार्कर, मैकाइबर, कोल, AD लिंडसे, क्रेब, मिस फॉलेट, फिगिस, डिग्बिट आदि जो विद्वान हैं उन्हें संप्रभुता के इन्होंने संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब चर्चा कर लेते हैं कानून की अवधारणा की, जो कि एक प्रमुख राजनीतिक अवधारणा है। तो आधुनिक युग में राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति कानून और प्रशासन द्वारा करता है और कानून शांतिपूर्ण परिवर्तन का एक प्रमुख साधन माना जाता है। साथ ही यह समाज में न्याय की व्याख्या करता है, इसलिए अनेक विद्वान कानून को राज्य का सार मानते हैं। कानून की परिभाषाओं की चर्चा कर लेते हैं। तो मैकाइबर के अनुसार राज्य कानून का पुत्र भी है और पिता भी। तो अंग्रेजी भाषा में कानून का समानार्थी शब्द है लॉ। एक अन्य विचारक हॉलैंड के अनुसार कानून मनुष्यों के व्यय या आचरण के वे व्यापक नियम हैं जिन्हें संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है।
अब कानून के प्रकारों की चर्चा कर लेते हैं। तो मैकाइवर ने राजकीय विधि का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। तो पहला उन्होंने वर्गीकरण किया जो कानून का, वह है साधारण कानून, कि नागरिकों के दैनिक कार्यों एवं आचरणों को नियमित करने वाले कानूनों को साधारण कानून कहते हैं। दूसरा है संवैधानिक कानून, जिस कानून द्वारा राज्य स्वयं नियंत्रित होता है और जिस कानून द्वारा राज्य जनता पर शासन करता है। प्रायः उन दोनों में भेद होता है। प्रथम संवैधानिक कानून, दूसरा साधारण कानून। संवैधानिक कानून लिखित और अलिखित दोनों होते हैं तथा संवैधानिक कानून सरकार के विभिन्न अंगों के कर्तव्यों को निश्चित करता है, साथ ही शासक व शासितों के बीच संबंध को निर्धारित करता है। तीसरा है राष्ट्रीय कानून। तो राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों, समुदायों एवं संस्थाओं के आचरण नियमित करने वाले कानून को राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों का वह समूह है जो विश्व के राज्यों के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या तथा उसका नियंत्रण करता है और जिसके अंतर्गत समस्त देश बंधे रहते हैं। फिर है एक अन्य कानून का प्रकार, वो है प्रशासकीय कानून। तो कतिपय देशों में साधारण नागरिकों से पृथक सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग कानून होते हैं, यानी नागरिकों के लिए अलग कानून होते हैं और सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग कानून होते हैं। तो ऐसे ही कानूनों को प्रशासकीय कानून कहते हैं। फ्रांस में तो प्रशासकीय कानून की व्यवस्था विद्यमान है। फ्रांस में प्रशासकीय कानूनों की व्यवस्था कहाँ विद्यमान है? तो फ्रांस में। संविधि कानून, यह वह कानून है जिसे राज्य की व्यवस्थापिका बनाती है। भारत में संसद द्वारा निर्मित कानून को संविधि कानून कहा जा सकता है। प्रथागत कानून, ये कानून देश में प्रचलित रीति रिवाजों तथा परंपराओं पर आधारित होते हैं। फिर है सार्वजनिक व व्यक्तिगत कानून। तो सार्वजनिक कानून राज्य व व्यक्ति के संबंध को नियमित करते हैं। व्यक्तिगत कानून वे हैं जो व्यक्ति के पारस्परिक संबंध को निर्धारित करते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं कानून के स्रोत की। तो कानून के स्रोत से अभिप्राय ऐसे उद्गम स्थलों से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कानून के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। तो कानून के मुख्य स्रोत क्या हैं? पहला है रूढ़ि तथा प्रथाएं। तो ये कानून के प्राचीनतम स्रोत कहे जा सकते हैं क्योंकि कानून संबंधी बहुत सी सामग्री हमें प्रचलित रूढ़ियों और प्रथाओं से प्राप्त होती हैं, इसलिए प्रथाओं को प्रारंभिक कानून माना जाता है। धर्म, प्राचीन काल में जो दूसरा स्रोत कानून का माना जाता है वह है धर्म। कानून का दूसरा स्रोत है धर्म। तो प्राचीन काल से ही धर्म सामाजिक जीवन के प्रमुख स्तंभ रहे हैं। प्राचीन समय में धर्म और कानून का घनिष्ठ संबंध था। पहले लोग धार्मिक आचरणों का पालन करते थे और कालांतर में राज्य उन्हीं आचरणों को कानून के रूप में परिवर्तित कर दिया है राज्य ने। फिर है एक अन्य स्रोत है विधायन। तो वर्तमान समय में प्रत्येक देश में समाज के विनियमन के लिए अनेक कानून उपलब्ध हैं। आए दिन राज्य की व्यवस्थापिकाएं जो कानून का निर्माण करती हैं, तो वो ये यहाँ से विधायन सत्ता द्वारा उनका निर्माण होता है। तो भारत और इंग्लैंड में संसद तथा अमेरिका में कांग्रेस अधिनियमों का निर्माण करने वाले प्रमुख निकाय हैं जिनके द्वारा कानूनों का निर्माण होता है। औचित्य, कभी कभी ऐसे मामले भी आते हैं जिन पे विद्यमान कानून ठीक से लागू नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे मामलों में अपना निर्णय लेने में न्यायाधीशों को औचित्य या सुनीति का आश्रय लेना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अयोध्या मामले में राम जन्मभूमि विवाद था, तो उसमें जो न्यायाधीश थे निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने किसका सहारा लिया? पुरातात्विक खदानों से जो प्राप्त स्रोत थे, जो ग्रंथ थे, जो प्राचीन हमारे ग्रंथ हैं, रामायण हैं, उनसे जो स्रोत प्राप्त हुए, उनसे जो सबूत प्राप्त हुए, उनके आधार पर उन्होंने निर्णय लिया राम जन्मभूमि के संबंध में, जो राम जन्मभूमि का विवाद था। तो क्या था? वो औचित्य का ही सहारा लिए थे, ग्रंथों का सहारा लिए थे, पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लिए थे। तो इसी को कहा रहा है कि कभी कभी कुछ मामलों में जो होते हैं वैधानिक कानून किसी मामले का निपटारा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे मामलों का निपटारा करने के लिए जो न्यायाधीश होते हैं वो औचित्यों का सहारा लेते हैं। इसी का उदाहरण मैंने लिया। तो जब न्यायाधीश विवेक, न्याय शास्त्र के अनुभव और न्याय की साधारण मान्यताओं के आधार पर निर्णय देते हैं, तो ये निर्णय ही औचित्यपूर्ण निर्णय कहलाते हैं। तो ये भी कानून का स्रोत ही न हुआ। तो इसी को कह रहे हैं कि कानून का एक अन्य स्रोत है औचित्य। फिर है वैधानिक टीकाएं। तो जटिल और दुर्बोध विधियों को टीकाकार तथा कानूनवेत्ता विशेषज्ञ टीकाओं की रचना करके स्पष्ट करते हैं। तो इस तरह से वैधानिक टीकाएं भी कानून का स्रोत हुई। न्यायिक निर्णय, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी मामले का निपटारा करने हेतु प्राचीन जो पहले जो किसी मामले में न्यायिक निर्णय लिए गए उन्हीं को आधार बनाकर वर्तमान समय के अनेक विवादों में निर्णय लिया जाता है। तो इसीलिए कह रहा है कि वर्तमान समय में न्यायालय ये न्यायिक निर्णय इसी तरह से कानून का स्रोत है, क्योंकि कभी कभी जो प्रचलित विवाद होते हैं उनमें न्याय करने के लिए या उनमें निर्णय प्रदान करने के लिए जो
जो उनके पूर्व में जो न्यायिक निर्णय दिए गए हैं उनको आधार मानकर उसी आधार पर किसी समस्या का या किसी विवाद में निर्णय प्रदान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में न्यायिक निर्णय भी कानून का स्रोत हो जाते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं स्वतंत्रता की अवधारणा की। तो स्वतंत्रता अथवा लिबर्टी शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द लिबर से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य सरोकार स्वतंत्रता की दशा से है। प्राचीन काल में ग्रीक विचारकों ने स्वतंत्रता को सामाजिक व्यक्ति की गतिविधि माना था, तो वहीं सुकरात कानूनों का पालन करने को ही स्वतंत्रता मानते थे। सुकरात का मानना था कि कानून का पालन करना ही स्वतंत्रता है। अब स्वतंत्रता के विविध रूपों की चर्चा कर लेते हैं। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता के विविध रूप हैं जिनकी सर्वमान्य मान्यता प्रचलित है स्वतंत्रता के सिद्धांत के रूप में या स्वतंत्रता के विविध रूप के रूप में। अब स्वतंत्रता के नकारात्मक एवं सकारात्मक पक्ष की चर्चा कर लेते हैं। तो चीज सम्मत यानी प्राचीन उदारवाद क्या करता था, स्वतंत्रता के नकारात्मक रूप पर बल देता था, लेकिन वर्तमान समय में यानी आधुनिक उदारवाद ने व्यक्ति और समूहों की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सकारात्मक भूमिका को स्वीकार किया है। अब चर्चा कर लेते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों की। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं बर्लिन, फ्रीडमैन, मिल, लास्की, डी टॉकविले, स्पेंसर और क्रेस्टेव आदि। जबकि सकारात्मक संप्रभुता के सिद्धांत के समर्थक हैं मैकफर्सन, रूसो, ग्रीन, लियो स्ट्रास, हीगल, बोसांके, बार्कर आदि। अब समानता के सिद्धांत की चर्चा कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, समानता मानक परक राजनीतिक सिद्धांत का महत्वपूर्ण विषय है। समानता की धारणा एक और स्वतंत्रता के सिद्धांत और दूसरी ओर न्याय के सिद्धांत के एक समन्वय का निर्माण करती है। इसी कारण समानता के विभिन्न विचारकों तथा क्रांतिकारियों ने इसे अपनी स्वतंत्रता तथा सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों का एक अभिन्न अंग माना। जो क्रांतिकारी विचारक थे, इसीलिए उन्होंने ये समानता को या विभिन्न विचारकों ने स्वतंत्रता तथा सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों का अभिन्न अंग माना समानता को। अब स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी क्रांति के समय स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर सहयोगी व पूरक माना गया। 19वीं शताब्दी में स्वतंत्रता समानता में अंतर्विरोध स्पष्ट हो गया और यह धारणा बनने लगी कि लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देता है, तो स्वतंत्रता के लिए समानता का सिद्धांत उतना ही बड़ा खतरा पैदा कर देता है। इस संबंध में जी टॉकविले ने कहा था कि समानता के सिद्धांत का खंडन उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने केवल यह चेतावनी दी कि विचारों की अभिव्यक्ति के क्षेत्र में समानता की मांग को इस हद तक बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि वह स्वतंत्रता के दमन का साधन बन जाए। तो वहीं एक अन्य विचारक बर्लिन का कथन था कि वर्तमान सामाजिक आर्थिक विषमताओं के निराकरण को राज्य के कार्यक्षेत्र से बाहर रखते हुए समानता के दावे को अस्वीकार कर दिया गया। इन विचारकों का मानना था कि अगर सभी को मतलब समानता के सिद्धांत को अगर प्रस्तावित किया जाए या प्रतिपादित किया जाए या इसका अधिक से अधिक समर्थन किया जाएगा, तो ये एक हद तक स्वतंत्रता के लिए खतरा उत्पन्न कर देगी। चर्चा कर लेते हैं अधिकार की अवधारणा की। तो डियर फ्रेंड्स, अधिकार व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के विकास की मूलभूत शर्त है। अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी अनुकूल परिस्थिति और अवसर है जिससे उसे आत्मविकास में सहायता प्राप्त होती है। अधिकारों के द्वारा ही मनुष्यों को अपने स्वयं के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। जब अधिकार ही नहीं रहेंगे तो मनुष्य अपना स्वतंत्र रूप से या स्वाभाविक रूप से विकास करने में सक्षम नहीं रहेंगे। वास्तव में अधिकार इस बात का प्रमाण है कि राज्य में व्यक्ति के महत्व को स्वीकार किया जाता है। जिस राज्य में व्यक्ति की गरिमा या महत्व को स्वीकार नहीं किया जाता है, उसमें व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात जब व्यक्ति के महत्व को समाज में व्यक्ति के महत्व को स्वीकार किया जाता है, तो उन्हें उनके स्वच्छंदता से विकास के अवसर प्रदान करने हेतु उन्हें अनेक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो यह है अधिकार की अवधारणा। अधिकारों के प्रकार की भी चर्चा कर लेते हैं। तो आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार,
नागरिक अधिकार, एक नागरिक होने के नाते जो नागरिकों को अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें नागरिक अधिकार कहते हैं। प्राकृतिक अधिकार जो जन्म से ही प्राप्त होते हैं, ऐसे अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा व्यक्तियों के पूर्ण रूप से विकास हेतु उन्हें जो अधिकार प्राप्त होते हैं संविधान द्वारा उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। कानूनी अधिकार जो लीगल राइट्स नागरिकों को प्राप्त होते हैं, तो ऐसे अधिकारों को कानूनी अधिकार कहा जाता है। अधिकारों के विभिन्न प्रकार। अब न्याय की अवधारणा के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो वस्तु वास्तव में कानून, अधिकारों, स्वतंत्रता, बंधुता या सहयोग तथा समानता के मूल भावों को परस्पर जोड़ती है वह न्याय का तत्व है। न्याय राजनीतिक मूल्यों में संगति स्थापित करने वाली अथवा उन्हें मिश्रित करने वाली शक्ति है। न्याय को राज्य तथा शासन के सम्यक साध्यों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। न्याय के अंग्रेजी शब्द जस्टिस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जस्टिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ने का कार्य। इस प्रकार न्याय एक व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा रहता है। न्याय की अवधारणा है कि समाज परस्पर जुड़ा रहे। सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का अपना न्यायोचित स्थान है, उस स्थान को प्राप्त करना ही न्याय है। अब न्याय के प्रमुख सिद्धांत की चर्चा कर लेते हैं। तो न्याय के विभिन्न सिद्धांतों में निम्न सिद्धांत हैं। पहला दार्शनिक सिद्धांत, कानूनी सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत तथा समुदायवादी सिद्धांत। अब कानून के शासन की अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। तो विधि या कानून का शासन ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला, देश का कानून सर्वविदित होना चाहिए, अर्थात देश के कानून के बारे में सभी को ज्ञान होना चाहिए या ये सर्वविदित होना चाहिए। मतलब होता है कि देश के कानूनों की जानकारी देश के समस्त नागरिक को होना चाहिए। कानून का स्वरूप सर्वमान्य होना चाहिए, अर्थात इन कानूनों को सभी लोगों की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा है, कानून का प्रयोग अतीत काल से प्रभावी नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि जो कानून है वो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप बदलने चाहिए, यानी जो प्राचीन काल से जो कानून प्रचलित है उन्हीं के आधार पर नहीं चलना चाहिए। समय एवं परिस्थितियों के अनुसार इन कानूनों में परिवर्तन भी होना चाहिए। तो ये है इसका मतलब। चौथा है, शासन की शक्ति का प्रयोग केवल कानून में निहित प्रक्रियाओं, सिद्धांतों और प्रतिबंधों के अंतर्गत ही होना चाहिए। जो कानून की शक्ति, उसका प्रयोग जो सिद्धांत, जो निहित प्रक्रियाएं हैं और सिद्धांत हैं और प्रतिबंधों के अंतर्गत ही उन कानूनों का पालन करना चाहिए, अर्थात कानूनों को अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो ये कानून की शासन की अवधारणा है। अब हम इन विभिन्न राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे और एक तरह से ये क्विक रिवीजन होगा टॉपिक से रिलेटेड, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में होगा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और कोर्स बहुत बड़ा है और समय से पहले कोर्स को कंप्लीट करने के लिए हमें इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उनकी वन लाइनर फॉर्मेट में ही चर्चा करनी होगी। क्योंकि अगर मैं 4 ऑप्शन लिखने बैठूंगी, टाइप करने बैठूंगी, तो उन 4 ऑप्शन को टाइप करने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाएंगे और ये वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, ऑलमोस्ट ही लंबा हो ही चुका है। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में इस टॉपिक से रिलेटेड अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की। तो पहला क्वेश्चन है कि उदारवाद से संबंधित कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो पूंजीवाद को उदारवाद से संबंधित सिद्धांत नहीं कहा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में कौन सी विचारधारा राज्य को साध्य मानती है। तो आदर्शवादी विचारधारा है वो राज्य को साध्य मानती है राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में। तीसरा क्वेश्चन है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य सेना, पुलिस और न्यायालय जैसी संरचनाओं का किस उद्देश्य से इस्तेमाल करता है। तो मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य सेना, पुलिस और न्यायालय जैसी संरचनाओं का सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की उन्नति के लिए ही इस्तेमाल करता है या प्रयोग करता है। चौथा क्वेश्चन है कि क्या ये कथन सही है कि समानता का अर्थ है सभी लोगों को विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं। तो हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। पांचवा क्वेश्चन है, सभी अधिकारों को किसके अनुरूप होना चाहिए। तो सभी अधिकारों को सामान्य भलाई के अनुरूप होना चाहिए। छठा क्वेश्चन है, अधिकारों की विशेषताओं में से किसे गलत ढंग से अंकित किया गया है। तो ये कहना गलत है कि अधिकार राज्य द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं, इसे गलत ढंग से कहा गया है।
7वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अर्थ है नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं मुहैया कराना। 8वां क्वेश्चन है विधायक या सकारात्मक स्वतंत्रता का कौन पक्षधर है, तो ग्रीन विधायक या सकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत के पक्षधर थे। 9वां क्वेश्चन है अनिवार्य रूप से न्याय किस प्रकार की अवधारणा है, तो जो न्याय है वह कानूनी, नैतिक व सामाजिक अवधारणा है। 10वां क्वेश्चन है प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, तो प्लेटो के अनुसार प्रकृति के अनुसार जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए योग्य है वह कार्य करता रहे, तो प्लेटो के अनुसार इसे ही न्याय कहते हैं। 11वां क्वेश्चन है राज्य दंड की व्यवस्था क्यों करता है, तो राज्य दंड की व्यवस्था करता है समाज में शांति एवं सुव्यवस्था को स्थापित करने के लिए। 12वां क्वेश्चन किस विद्वान ने स्वतंत्रता त्यागने की अपेक्षा मृत्यु को श्रेष्ठ समझा, तो सुकरात ने स्वतंत्रता त्यागने की अपेक्षा मृत्यु को श्रेष्ठ समझा। 13वां क्वेश्चन है राजनीतिक दल शासन के पीछे शक्ति के आधार होते हैं, किसका कथन है, तो ऐसा कहना था हर्बन फाइनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी विचार। 15वां क्वेश्चन है लोक कल्याणकारी धारणा के उदय में किस प्रवृत्ति या विचारधारा का प्रभाव नहीं पड़ा, तो मार्क्सवाद का उदय, इसका प्रभाव लोक कल्याणकारी धारणा के उदय में इस प्रवृत्ति का प्रभाव नहीं पड़ा। 16वां क्वेश्चन है आर्थिक स्वतंत्रता में कौन सा अधिकार नहीं आता है, तो पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं आता है। 17वां क्वेश्चन है सामाजिक कल्याण सिद्धांत का क्या मत है, तो सामाजिक कल्याण सिद्धांत का मत है कि सामाजिक कल्याण के लिए अधिकार शर्त के रूप में है। 18वां क्वेश्चन है कानून क्या है, इसके संबंध में ऑस्टिन का विचार है कि एक निश्चित व श्रेष्ठ व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह निम्नतर लोगों को जो आदेश देता है उसे ही कानून कहते हैं। 19वां क्वेश्चन है शासन की लोकप्रिय और व्यवहारिक पद्धति कौन सी है, तो परोक्ष अथवा प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र जो है वो शासन की लोकप्रिय और व्यवहारिक पद्धति है। 20वां क्वेश्चन है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधन में से क्या सही है, तो लोक निर्णय, उपक्रम अथवा प्रस्तावाधिकार व नगर सभाएं ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधन हैं। 21वां क्वेश्चन है कौन सा विचारक है जिसने यह कहा था कि विशिष्ट जन्य सिद्धांत को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने की उन्होंने कोशिश की, किस विचारक ने विशिष्ट जन्य सिद्धांत को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने की कोशिश की, तो विल्फ्रेड पेरेटो ने ऐसा किया था। 22वां क्वेश्चन है विशिष्ट जन सिद्धांत के प्रतिपादक किस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो वे शासन तथा शासित की समानता पर विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 23वां एक प्रतिक्रियावादी दल की विशेषता है यह प्राचीन संस्थाओं के साथ संबंध जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्स के अनुसार राज्य का निर्माण हुआ है विशेषाधिकार वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए। 25वां क्वेश्चन है न्याय तथा समानता में काफ़ी गहरा संबंध है, यह दृष्टिकोण किसके साथ संबंध रखता है, तो अराजकतावादियों के साथ ये दृष्टिकोण संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन न्याय के आर्थिक आयामों पर किसने जोर डाला है, तो समाजवादियों ने न्याय के आर्थिक आयामों पर जोर डाला है। 27वां क्वेश्चन एक समाजवादी राज्य किन बातों पर जोर देता है, तो समुदाय के सभी सदस्यों की उन्नति अधिकाधिक अवसर प्रदान करने के लिए जोर देता है एक समाजवादी राज्य। 28वां क्वेश्चन उपयोगितावादी विचारधारा का मुख्य प्रतिपादक कौन था, तो उपयोगितावादी विचारधारा के मुख्य प्रतिपादक थे बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन राष्ट्रीय स्वतंत्रता निरपेक्ष होती है। 30वां क्वेश्चन है जॉन ऑस्टिन ने अधिकारों के किस सिद्धांत का समर्थन किया है, तो ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थन किया है जॉन ऑस्टिन ने। 31वां क्वेश्चन है आज प्रत्यक्ष प्रजातंत्र असंभव हो गया है क्योंकि राष्ट्रीय राज्य क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से व्यापक हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजातंत्र के 32वां क्वेश्चन प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का कौन सा मत है, तो समाज में सत्ता सरकार तथा अन्य समूहों के द्वारा बांट ली जाती है, ऐसा प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन न्याय की अवधारणा के संबंध में मार्क्सवादी विचारकों की क्या राय थी, तो उनका मानना था कि पूंजीवादी प्रणाली में न्याय की संभावना हो ही नहीं सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन किस प्रकार के राज्य में नागरिक को नागरिक अधिकार मिलते हैं, तो प्रजातांत्रिक तथा निरंकुश राजतंत्र दोनों में नागरिक को नागरिक अधिकार मिलते हैं। 35वां क्वेश्चन मार्क्सवादियों के अनुसार पूंजीवादी राज्य का अस्तित्व कब आया, तो 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में आया। 36वां क्वेश्चन विचारों के अभिव्यक्तिकरण का अधिकार कैसा है, तो यह ना तो पूर्ण नहीं है, यह कथन झूठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां प्रजातंत्र का उदारवादी विचारधारा के लिए ग्रीन का मुख्य योगदान क्या था, तो इनका योगदान था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उन्होंने सामूहिक कल्याण पर आग्रह किया था। 38वां क्वेश्चन है बहुलवादी प्रणाली किसमें पाई जाती है, तो फ्रांस में बहुलवादी प्रणाली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन प्रभुसत्ता का निवास कहाँ नहीं हो सकता है, तो राज्य के भीतर विभिन्न समुदायों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
41वां क्वेश्चन, राजनीतिक न्याय किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो संविधान द्वारा राजनीतिक न्याय को निश्चित किया जाता है। 41वां क्वेश्चन है, शक्ति अर्जन की अवधारणा किससे संबंधित है? तो सी राइट मिल्स से शक्ति अर्जन की अवधारणा संबंधित है। 42वां क्वेश्चन है, राजनीतिक दल किस सीमा तक अप्रजातांत्रिक हो सकते हैं? तो वे अपने सदस्यों को स्वतंत्र रूप से विचार करने का अवसर नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे अप्रजातांत्रिक कहलाएंगे। 43वां क्वेश्चन, एक कल्याणकारी राज्य क्या करता है? तो एक कल्याणकारी राज्य सुरक्षात्मक तथा कल्याणकारी दोनों प्रकार के कार्य को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन, शासन पर 2 निबंध नामक कृति किसकी है? तो शासन पर 2 निबंध नामक कृति जॉन लॉक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन, जॉन लॉक ने किस प्राकृतिक अधिकार का उल्लेख नहीं किया है? तो जॉन लॉक ने सिर्फ और सिर्फ जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन, हाब्स ने किस शासन व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति माना है? मैंने वीडियो लेक्चर में भी आगे बताया है कि हाब्स ने राजतंत्र शासन व्यवस्था का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन, हाब्स के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वह निरंकुशवादी होते हुए भी आदि से अंत व्यक्तिवादी है, यह कथन है हाब्स का। यानी ये हाब्स के बारे में यह कथन कहा गया है कि वह निरंकुशवादी होते हुए भी आदि से अंत व्यक्तिवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां क्वेश्चन, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति किससे ग्रहण की थी? तो उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन है कि एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा, यह वक्तव्य किसका था? यह कथन था J.S. मिल का। 51वां क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है कि किसे परिधि से आवाज़ के रूप में जाना जाता है? तो निर्भरता को परिधि से आवाज़ के रूप में जाना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का कि निम्न की एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लेखक हैं लुसियन बाई। तो डियर फ्रेंड्स, यह था आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत मैंने एक काफ़ी बड़ा टॉपिक कवर किया है, जिसके अंतर्गत मैंने राजनीतिक अवधारणा से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों, मतलब राजनीतिक अवधारणा में क्या क्या हमें पढ़ना था, इस सारे टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है। इसलिए ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया, क्योंकि इसके अंतर्गत मैंने संप्रभुता के सिद्धांत, संप्रभुता के प्रकार, संप्रभुता की परिभाषा, संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत, इसके बाद कानून की अवधारणा पर प्रकाश डाला है, कानूनों के प्रकार पर के बारे में बताया है, कानून के स्रोत के बारे में बताया है, फिर स्वतंत्रता की अवधारणा को स्पष्ट किया है, स्वतंत्रता के विविध रूपों की चर्चा की है, स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष की भी चर्चा की है, फिर मैंने समानता की अवधारणा की चर्चा की है, उसका अर्थ बताया है, ठीक है, और स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है इसकी भी चर्चा की है इस वीडियो लेक्चर में। फिर अधिकार की क्या अवधारणा है और अधिकारों के विविध प्रकार क्या हैं, इसकी भी चर्चा की है मैंने। फिर इसके बाद मैंने न्याय की परिभाषा दी है, न्याय के प्रमुख सिद्धांत क्या है इसकी भी चर्चा की है, और लास्ट में मैंने चर्चा की है कानून के शासन की। तो ये राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित जो ये टॉपिक था ये पूरी तरह से कवर हो गया। फिर मैंने लास्ट में इसकी क्वेश्चन आंसर को भी आपके सामने डिस्कस किया है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आ रहा है तो इन वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करिए। शेयर करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप शेयर करेंगे तब ये वीडियो लेक्चर अधिक से अधिक नीडफुल स्टूडेंट्स तक उनकी तैयारी में भी काम आ सकता है। तो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स में शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगले वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।